नमस्कार, आपका स्वागत है एमएसटीवी के टॉक शो रूबरू में। और आज हम बात करेंगे कविताओं पे, उनके पीछे छुपे हुए किस्से और कहानियों के बारे में। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरूपा भारद्वाज। वी वेलकम यू मैम। नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो मैम, जैसे कि आप एक कवित्री हैं, तो अगर हम उसी से शुरुआत करेंगे कि आपकी जो जर्नी थी ये कब शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई? नेहा, मैं बचपन से ही कविताएं लिखती रही हूँ। जी। समाज में होने वाले घटनाओं से या आसपास होने वाली घटनाओं का मेरे ऊपर असर बहुत गहरा पड़ता रहा है। तो बचपन में भी कुछ-कुछ लिखती रही, फिर बड़े होते-होते वो जर्नी जारी रही। कुछ समय ऐसा आया कि जब मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई। उस समय शायद मैं कविताएँ बहुत नहीं लिख पाई, पर इस वक़्त वो मेरी जर्नी बहुत तेज़ी से चल रही है, बहुत कुछ क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि अब समय है और शायद सारी ज़िम्मेदारियाँ मैंने निभा दी हैं। जी। तो अब मैं कई कविताएँ लिख रही हूँ और जिसे मैं कहूँगी समसामयिक विषयों पर मेरा लेखन काफ़ी ज़्यादा रहता है और महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर मैं बहुत शिद्दत से कार्य करती हूँ। तो जैसे आपने भी बताया मैम कि आप जो कविता है वो इंसिडेंट्स के ऊपर जी, लिखती हैं। तो 2022 में 16 सितंबर के टाइम पे एक इंसिडेंट सामने आया था। जी। जो महिसा अमनी जो है उनके ऊपर एक हिजाब से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी हुई थी दैट फिर देन शी वाज हाँ किल्ड। जी, हाँ जी। तो उसके ऊपर आपने कुछ बात लिखी थी, कही हाँ, थी। हाँ, तो नेहा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगी। ये सितंबर की बात है और ईरान में बड़े ही महिलाओं के अगेंस्ट कुछ ऐसे कानून उन्होंने बना रखे हैं कि उन्हें हिजाब पहनना ही है और उसको एक विशेष तरीके से पहनना है। और वहाँ पे उसके लिए मॉरल पुलिस भी है और अगर कोई उसमें गलती करता है तो उसके लिए बड़े कठिन और कड़े नियम कानून हैं। तो महसा अमीनी एक कर्दिश महिला थी, यंग जी। गर्ल थी और वो अपने परिवार के संग तेहरान आई थी और शायद उनका हिजाब कुछ सही सही सलीके से या जो वहाँ के प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं उस तरीके से नहीं लगा हुआ था, तो उनको मॉरल पुलिस ने पकड़ लिया और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई जी। हॉस्पिटल में। तो उसको लेके पूरे ईरान में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और विदेशों में भी इसके अगेंस्ट एजिटेशन शुरू हो गया और पर्शियन कल्चर में ऐसा है कि लोग बाल काट के अपना विरोध प्रकट करते हैं। तो विदेशों में बड़े लोगों ने और मैं कहूँगी हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ ने भी इसमें भाग लिया। लोगों ने अपने बाल काट के महिसा अमीनी को समर्थन दिया और कोशिश की कि उनका ये बलिदान व्यर्थ ना जा पाए और ईरान इस तरह के महिला विरोधी कानून को बदले। जी। तो उसमें बहुत लोगों ने एजिटेट किया और मैंने भी उससे व्यथित होके उस घटना से व्यथित होके भारत देश में मैं पहली महिला थी कि मैंने भी अपने बाल काट के विरोध प्रकट किया और उस पर एक मैंने कविता भी लिखी और मैं इसको भी कहूँगी कि हमारे देश के सभी धर्म के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबने उस बात का समर्थन किया और हमारे देश में आपने देखा ही है कि महिलाओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, सबको पढ़ाई की, अपने तरह से जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो उस पर भी मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं आपको सुनाती हूँ। जी, सुनाइए ज़रूर, हमारे दर्शक भी सुनने के लिए बेताब होंगे। ये एक बहुत छोटी-सी कविता है और मैंने उन्हीं के दृष्टिकोण से लिखी है। अगर देखा ख्वाब उड़ने का खुले आसमान में, तो क्या गुनाह किया? अगर देखा ख्वाब उड़ने का खुले आसमान में, तो क्या गुनाह किया? अगर रखी सोच हासिल करने की तालीम, अगर रखी सोच हासिल करने की तालीम, तो क्या कोई गुनाह किया? क्यों करता है संसार मुझे हर मामूली से बहाने पर? संसार मतलब ये एक सिंबल है पत्थरों से मारकर जो मृत्यु दी जाती है। क्यों करते हो संसार मुझे हर मामूली से बहाने पर? बनना नहीं किया स्वीकार जिंदा लाश, तो क्या कोई गुनाह किया? नहीं, नहीं चाहिए अब मुझे ये हुक्म तुम्हारे, नहीं चाहिए मुझे अब ये हुक्म तुम्हारे, उड़ने दो मुझे अब अपने चाहतों के आसमान में, फैलाकर डैने अपने उम्मीदों के। तो ये मैंने बहुत महिसा खूब मैम। थैंक यू। तो ये मैंने उनके लिए कविता लिखी थी। तो इसी तरह मैंने कई सारे विषयों पर महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे हैं। जैसे एक बहुत प्रमुख चीज़ है जिस पर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जैसे जी। हम लोग मेनोपॉज़ के टाइम जो आता है, नहीं, वैसे नहीं, से? पोस्टपार्टम मीन्स जब आपके बेबी हो जाता है ओके। तो उस समय सब लोग उसी खुशी में डूबे होते हैं कि बेबी आया है, नया बच्चे ने जन्म लिया है।
हर तरह से खुशियां मनाई जाती है, पर कई बार देखा गया है कि महिलाएं एक उनको डिप्रेशन सा आ जाता है, और जिसके बारे में बहुत ज्यादा समाज में जागरूकता नहीं है। तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेके, कि जिससे इसके बारे में जागरूकता फैले, और लोग यदि आप किसी महिला के बेबी हुआ है और वो उतनी प्रफुल्लित नहीं है या वो बुझी बुझी है, तो उसको हमको कैसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए या साइकोथेरेपी उनको देना चाहिए, और उसको किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, या एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होता है। जैसे अगर हम साइकेट्रिस्ट को भी कहें तो उसको लेके बड़ा स्टिग्मा है कि नहीं, हम कोई पागल थोड़ी हैं, या हमारी डॉटर या हमारी डॉटर इन लॉ पागल थोड़ी है, व्हाई शुड वी गो देयर। तो उसके लिए भी मैंने वैसे भी कई बार अभियान चलाया है, मेरा एनजीओ है उसके थ्रू भी, और मैंने कविताएं भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं। तो इस पर एक कविता लिखी है जो जी। मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ये कविता है एक महिला को जी। जिसके बेबी हुआ है, और ये उसको प्रेरित करने के लिए लिखी है मैंने। जाग जीवन दीप जल, जाग जीवन दीप जल, मत मान हार, हार मत मानो, कर सुभाषित अपना हर पल, जाग जीवन दीप जल। मुश्किल है क्या कठिनाइयां क्यों, मुश्किल है क्या कठिनाइयां क्यों, मन को कर प्रबल, जाग जीवन दीप जल। तुम हो माँ जन्म दात्री तुम हो माँ जन्म दात्री तुम, मत कर कभी हौसले तू अपने पस्त, जाग जीवन दीप जल। होठों पर सजा मुस्कान कर पल्लवित नव जीवन, जाग जीवन दीप जल। बस आगे खड़ा है ईश्वर वहां पर, कस जकड़ ले हाथ उनका, बस आगे पड़ा खड़ा है ईश्वर वहां पर, कस जकड़ ले हाथ उनका, जाग जीवन दीप जल। कर आराधना महेश्वर की माँ अब, तू बस आगे चल, जाग जीवन दीप जल। पी गरल मुस्कुराए जो, ये मैंने शंकर जी के लिए कहा है। पी गरल मुस्कुराए जो, उस नीलकंठ को देख तू, पतझड़ निराशा के हटा, अब सजा हथेली भोर की किरण तू, जाग जीवन दीप जल। ए माँ तू आगे चल, ओ माँ तू उठ आगे चल, जाग जीवन दीप जल। तो बहुत ही सुंदर कविता है ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कविता मैंने इसी तरह पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जो महिलाएं गुजरती हैं उनको प्रेरित करने के लिए लिखी है। तो इसी तरह मेरा लेखन का कार्य चलता रहता है। तो मैम जैसे आपने बताया कि आप महिलाओं को लेके ज्यादा ही कविताएं लिखती हैं, तो अभी आप एक किताब भी लिख रही हैं जो जी संदीप मारवा सर के ऊपर है, तो अब उसके बारे में बताइए हमें। जी, संदीप मारवा जी का व्यक्तित्व तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अनोखा है, और बहुत ऊर्जा से ओतप्रोत व्यक्ति हैं, और इतने व्यस्त जीवन में भी वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत मल्टीफेसिटेड उनकी पर्सनैलिटी है। और जब मैं उनके संपर्क में आई तो मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट को चलाते हुए भी, और बड़े सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनको चला रहे हैं, और बहुत सारे वो गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिसमें कहीं वो हेड कर रहे हैं, कहीं वो मेंबर हैं, पर उसके बाद भी उनके मन में एक बहुत आग है कि मैं अपने देश की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाऊं, दूर दूर तक लेके जाऊं, विभिन्न देशों से मैं कल्चरल संबंध स्थापित करूं। तो मैं उनको कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया मानती हूँ बहुत स्ट्रांगली। वो अकेले ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने दम पर उन्होंने न जाने सैकड़ों देशों से संपर्क स्थापित किया है, और जहां तक अपनी संस्कृति की ध्वजा को उन्होंने फहराया है, तो मैं उनको भारत देश का सांस्कृतिक राजदूत भी कहती हूँ। तो जो मेरी पुस्तक है वो उनकी इसी जर्नी के बारे में है कि कैसे उनका विदेशी संस्कृतियों के बारे में जानने का, और उन विदेशी लोगों को अपने भारत देश की संस्कृति में बताने का, वो उनकी जर्नी कैसे प्रारंभ हुई, और वो किस किस देश के साथ जुड़े, उन्होंने कैसे कल्चरल फोरम वहाँ पे जी। स्थापित किया, और किस तरह से सांस्कृतिक जो ट्रेड्स हैं कैसे उन्होंने उस चीज का आदान प्रदान किया। तो उसी के ऊपर मेरी पुस्तक आधारित है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक एंड आई होप दैट वो काफी रीस्टॉक करनी पड़ेगी आपको बार बार, बिकॉज इट विल बी बिल्कुल बिल्कुल, सोल्ड क्योंकि आउट। संदीप मारवा जी हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर भी हैं, और उनका पर्सनालिटी का ये जो एस्पेक्ट है वो मैं चाहती हूँ कि लोगों की नजर में आए। वैसे तो सब लोग जानते भी हैं, पर जी। हमने सिलसिलेवार
हर देश के बारे में उन्होंने कैसे वहाँ के राजदूत से संपर्क स्थापित किया, और कई बार वो स्वयं भी उस देश गए हैं। बिल्कुल। पूरी पूरी टीम लेके वो गए हैं, और उन्होंने उस देश का, अपने देश में वो फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, फूड फेस्टिवल करते हैं, वो वहाँ की लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बार बार मुझे लगता है इसके बड़े सारे एडिशन आएंगे। मैं उसी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। सो माय थैंक नेक्स्ट यू। क्वेश्चन टू यू इज कि आप कविताओं के बारे में हमने बात कर ली, आपकी इंस्पिरेशन जो कौन कौन सी हैं और किस टॉपिक पे आप कविताएं लिखती हैं। अब हम बात करेंगे दैट यू आल्सो डू सोशल वर्क, तो उसके बारे में आपने अपनी एनजीओ भी मेंशन किया, तो उसके बारे में बताइए। जी, नेहा, मैं अपने एनजीओ में, जैसा मैंने आपको बताया, महिलाओं के बारे में, तो मेरा सबसे ज्यादा मन में विचार रहता है कि किसी भी तरह से किसी भी महिला को, चाहे वो बच्ची हो, युवती हो या वृद्धा हो, उसके जीवन में जो भी इशू हो, हम उसकी सहायता करें। उसके अलावा मेरा एनजीओ पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत कार्य करता है। जी। मैंने अपने स्तर पर एक कैंपेन रन करी है जिसका नाम है डोनेट गिफ्ट एंड एक्सचेंज प्लान, कि हम लोग जैसे बुके देते हैं लोगों को, बड़ी छोटी सी चीज है, और मेरा मानना है कि आप कोई बहुत बड़ा कदम अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो आप छोटे छोटे दीपक जलाइए, है ना, मतलब एक छोटा सा आप उजाला करिए। तो ये कैंपेन बहुत पॉपुलर रही है। मैंने लोगों को बहुत इनकरेज किया है कि बुके देने के बजाय या किसी भी और अन्य गिफ्ट को देने के बजाय आप लोगों को प्लांट दीजिए, और वो भी प्लांट वो दीजिए जो आपने अपने बगीचे से निकाला हो। आपने इस तरह से कई, हम लोग प्लांट्स की कटिंग करते हैं जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा एनजीओ रीयूज रिसाइकिल के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहा जी। है कि आप प्लास्टिक का दुरुपयोग ना करें, उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन हम लोग समय समय पर चलाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत जोर है स्वच्छता की ओर, जी। तो इस तरह के भी मैंने बहुत अभियान चलाए हैं। साथ ही में जो डोमेस्टिक हमारे मैनेजर हैं, उनको मैं यही नाम देती हूँ जिनके ऊपर हमारे घर को बहुत अच्छे से वो लोग चलाते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बहुत सारा एजुकेशनल इस तरह का काम करवाती हूँ। उनको अगर ट्यूशन की ज़रूरत है, उनको अगर यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, या कई बार बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो उसमें भी मैं प्रयासरत रहती हूँ, मेरी संस्था प्रयासरत रहती है कि बच्चों को हेल्प कराए। और अपार्ट फ्रॉम इट, हम अपने सेक्टर में तकरीबन 300-400 इस तरह के डोमेस्टिक हमारे मैनेजर हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए मैं हर बार रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे का ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करती हूँ प्रोग्राम, जिसमें वो बड़े शिद्दत से, बड़े जोश से आके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको एक हम मंच प्रदान करते हैं। और साथ ही मैंने एक और उसमें कुछ समय से कार्य किया है कि जो हमारे यहाँ के स्वच्छता कर्मचारी हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता योद्धा के नाम से बुलाते हैं, तो अब जब भी झंडारोहण होता है तो मैं प्रयास करती हूँ कि उन्हीं से हम झंडारोहण कराएं, जी। जिससे उनको मन में सम्मान की भावना लगे, और उनका भी मनोबल ऊंचा हो। तो इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में मेरा एनजीओ कार्य करता है। दैट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव मैम, आई मीन यू आर डूइंग अ अमेजिंग जॉब। अगर हम बात करें जितनी भी अभी आपने जितनी भी चीजें बताई अपने एनजीओ के थ्रू जो भी है, एंड आई होप जो भी देख रहे हो दैट आल्सो सपोर्टेड एनजीओ, आपके जो एनजीओ में थोड़े सपोर्ट करे, डोनेट करे। तो जाते जाते, अब जैसे कि आप एक कवि हैं, तो आपने आपने काफी सारे मुद्दों के ऊपर तो कविताएं सुना दी, आपकी कोई पर्सनल फेवरेट ऐसी कोई कविता है जो आप हमारे व्यूवर्स को बस सुनाना चाहती हैं? देखिए, जैसे माँ को अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, आप जी। बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि आपको ये बच्चा प्रिय है या वो बच्चा प्रिय है। तो मुझे अपना लिखा हुआ सब कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है, पर अभी मैंने स्वच्छता के ऊपर जी। एक कविता लिखी है जो मैं आपके संग शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल, अब तो पंक्तियां सुननी पड़ेगी। ये है, जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, और वो समय समय पर हम लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि हमें अपने घर के अलावा अपने बाकी जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ रखना चाहिए। गांधी जी की आत्मा, मोदी जी की सोच, गांधी जी की आत्मा, मोदी जी की सोच और भारत की आत्मा के साथ। कविता का नाम है झाड़ू से स्वाभिमान तक, एक नई सोच का भारत। कभी जो गली कूचों में झुका हुआ दिखता था, कभी जो गली कूचों में झुका हुआ दिखता था, वो अब मंच पर खड़ा नजर आता है। जिसे लोग सफाई वाला कह के भूल जाते थे, आज उसे सफाई योद्धा कह के सलाम किया जाता है। हमने उसे देखा धूल में लिपटा झाड़ू उठाए चुपचाप अपना काम करता हुआ। हमने उसे देखा धूल में लिपटा झाड़ू उठाए चुपचाप अपना काम करता हुआ। हमने उसे देखा और अनदेखा भी कर दिया।
हमने उसे देखा और अनदेखा भी कर दिया क्योंकि हमारे समाज में उसे छोटा जो माना जाता था। पर अब वक्त बदल गया है। अब वह पढ़ा लिखा है। अब वो अच्छे कपड़े भी पहनता है। अब वो इंटरव्यू भी देता है और सवालों के खूबसूरत जवाब भी देता है। अपनी पहचान वह खुद लिखता है। यह सिर्फ उसका ही नहीं, हमारे पूरे देश का बदलाव है। यह सिर्फ उसका ही नहीं, हमारे पूरे देश का बदलाव है। जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू को उठाया है, तो देश को झकझोर कर कह दिया है, सफाई सिर्फ जरूरत नहीं, एक संस्कार है। यह एक सेवा है, ये एक राष्ट्र भक्ति है। थैंक जी, यू। बहुत ही सुंदर आपने पंक्तियों में बताया और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके पीछे का जो मैसेज है वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आज के समय में जो हम हालत देखते हैं, अपने देश की देखते हैं, अपने एरिया की देखते हैं, जब अपने घर को हम इतना साफ-सुथरा रखते हैं तो देश भी तो हमारा ही घर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको भी साफ रखना ज़रूरी है और आई होप कि ये सुन के भी लोगों में थोड़ी-से बदलाव आएँगे इस चीज़ को लेके, स्वच्छता को लेके। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम आज की चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए और अच्छे-अच्छे लोगों से मिलने के लिए हम आपको मिलवाते रहेंगे हमारे टॉक शो रूबरू में। वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड।